Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we'll start with the topic British economic policies. So, first of all, we'll look at the land revenue policies of the British. So, there were a number of policies which they had come up with, like the Rayotwari system, permanent settlement, and Mahalwari system. All of these were examples of land revenue systems which were brought in by the Britishers. ठीक है, इनके बारे में वील डू दिस क्वेश्चन आफ्टर वी हैव रेड द थ्योरी. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले रेवेन्यू फार्मिंग होता था, इसको इजारदारी सिस्टम भी बोलते थे पहले, है ना. दिस वाज द अर्लीस्ट सिस्टम व्हिच वाज प्रेजेंट. इसमें क्या होगा, अंडर अर्ली ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल रेवेन्यू कलेक्शन वाज ऑक्शनड ऑफ टू कॉन्ट्रैक्टर्स. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स रहते थे, उनको बोलते थे, दे यूज टू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट टू कलेक्ट रेवेन्यू. ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्टर्स का नाम क्या था, इजारदार. ठीक है, who were free to extract revenue. There was no fixed assessment and extreme peasant का exploitation होता था इस टाइम पे, and it was abolished after 1772 due to chaos and famine. How will you remember the date? 1773 में the regulating act had come, है ना. उससे एक साल पहले ही इजारदारी सिस्टम was abolished. ठीक है, कैसे लर्न करोगे नाम, इजारदारी मतलब कि क्या कर रहे हैं, आई आई मेरे को चाहिए, ऑक्शन कर रहे हैं, आई वॉन्ट द कॉन्ट्रैक्ट, आई वॉन्ट द कॉन्ट्रैक्ट करके इजारदारी. ठीक है, आई से आई वॉन्ट द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, सो दैट वे यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम. ये कब से स्टार्ट हुआ, 1793 ऑनवर्ड्स. ठीक है, दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा एंड इवन पार्ट्स ऑफ बनारस. तो बेबी ओ कर लो, बेबी ओ प्लस बनारस. ठीक है, ये हो गया. किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस हैड ब्रॉट दिस इन. सो जमींदार्स वर मेड हेरिडिटरी लैंड ओनर्स. ठीक है, एंड अर्लियर दे वर ओनली द टैक्स कलेक्टर्स, बट अंडर द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम परमानेंट कर दिया उनको, मतलब कि हेरिडिटरी लैंड ओनर बना दिया. ठीक है, द स्टेट फिक्स्ड अ परमानेंट रेवेन्यू डिमांड कि वट एवर यू डू, कुछ भी करो, मेरे को इतना, स्टेट को इतना रेवेन्यू आपको देना ही है. ठीक है, सो दैट यूज टू बी अराउंड 10/11 ऑफ द रेंट, एंड ज़मींदार यूज टू कीप द 1/11 पोर्शन. ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ट्राई टू रिमेंबर दिस कि 10/11 पोर्शन ऑफ द रेंट वॉज पेड टू द ब्रिटिशर्स एंड 1/11 वॉज kept with the zamindars. Then zamindars retained all future rent increases. ठीक है, सनसेट क्लॉज था, पेमेंट बाय सनसेट ऑफ अ ड्यू डेट वाज मैंडेटरी एंड डिफॉल्ट मेंट द कन्फिस्केशन ऑफ द लैंड एंड ऑक्शनिंग ऑफ. ठीक है, सो देयर यूज्ड टू बी अ सनसेट क्लॉज के इसके बाद में you cannot postpone the payment beyond this date. Then states lost the share in rising agricultural surplus. ठीक है, फिर it favored landlords and hurt the peasants. Also, there was no incentive for state investment. It created a large number of absentee landlords. ठीक है, ये पता होना चाहिए. और nearly half the land was sold due to high revenue demands. ठीक है, तो ऑक्शनिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो गई बिकॉज दे weren't able to collect so much revenue, क्योंकि प्रोडक्शन ही कम था. ठीक है, तो इसमें बस ये आपको याद रखना है, एक तो सनसेट क्लॉज पता होना चाहिए, वो द क्वांटम ऑफ द रेवेन्यू दैट इज़ 10/11 ऑफ द रेंट, है ना. एंड हु वाज इट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रायटवारी सिस्टम. दिस कैन बी डेटेड टू 1820s. ठीक है, तो रायटवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो एंड कैप्टन अलेक्जेंडर रीड. ठीक है, इनका नाम कैसे लर्न करेंगे, देखो, कॉर्नवालिस जो है, कॉर्नवालिस, कॉर्न जो होता है इट इज़ अ फूड ग्रेन. ठीक है, सो इट हैज़ बीन अ फूड ग्रेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है, तो परमानेंटली इट हैज़ ऑलवेज बीन अ फूड ग्रेन. ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस कि परमानेंटली दिस हैज़ बीन अ फूड ग्रेन, कॉर्न. ठीक है, सो परमानेंट सेटलमेंट वैसे लर्न हो जाएगा. ठीक है, देन राइट वारी सिस्टम है ना, राइट्स.
कैसे लर्न करना है इनको? थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। ठीक है, तो इसमें ये आराम से हो जाएगा। मुनरो का जो रो है उससे राइट वाली लिंक कर सकते हो। सिमिलरली आर जो है राइट का, दैट कैन बी लिंक्ड टू कैप्टन रीड का आर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो एंड कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, initially in the Madras Presidency. Later, it was extended to the Bombay Presidency, parts of Assam as well as Coorg. ठीक है, कुर्ग इज इन साउथ इंडिया है ना, तो कहाँ कहाँ पे है? बॉम्बे, एक मतलब वेस्टर्न पोर्शन बॉम्बे में है, फिर असम में है, इसको यहाँ पे लिख लो। बॉम्बे इज़ इन द वेस्ट, असम कहाँ पे? ईस्ट में हो गया, और कुर्ग कहाँ पे हो गया? साउथ में। ठीक है, तो इन तीनों जगहों पे दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड। राइट्स और कल्टिवेटर्स वर रिकग्नाइज्ड एज द लैंड ओनर्स देमसेल्फ एंड दे हैड अ डायरेक्ट सेटलमेंट विद द स्टेट। ठीक है, तो इसमें कोई मिडिल मैन नहीं था। अनलाइक द इजारदारी सिस्टम एंड द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम्स, देयर वाज नो मिडिल मैन इन हियर। The rights, the cultivators themselves were under obligation to pay money to the Britishers. ठीक है, टैक्स रेट कितना था? इट वॉज वेरी हाई, इट वॉज अराउंड 55%, सो मोर देन हाफ ऑफ वॉट एवर दे हैड कल्टिवेटेड दे हैड टू पे एज टैक्सेस। ठीक है, revenue was revised periodically and it was adjusted according to the actual agricultural output. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि जो रेवेन्यू था उसको पीरियोडिकली दे यूज्ड टू रिवाइज इट, है ना। देन इट अलाउड कल्टीवेशन ऑन द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बैरन लैंड। ठीक है, इस पे कल्टीवेशन वाज अलाउड। और हाई रेवेन्यू डिमांड एंड क्रॉनिक इंडेटेडनेस होता था। बस इसमें देखो लर्न करने का दो ही चीज़ें हैं, एक तो जो सिस्टम है कि डायरेक्ट सेटलमेंट होगा, देन 55% ऑफ द लैंड प्रोडक्शन वाज द टैक्स। और ये नाम भी पता होना चाहिए, थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं महलवारी सिस्टम, है ना। महलवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय होल्ट मैकेंजी इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, पंजाब, सेंट्रल इंडिया एट्सेट्रा। ठीक है, एंड लॉर्ड बेंटिक हैड फॉर्मलाइज्ड इट इन 1833। जब चार्टर एक्ट आया 1833 का, उस टाइम पे ही हैड फॉर्मलाइज्ड इट। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? देखो, होल्ट मैकेंजी, तो मैकेंजी का जो मैक है उससे आप महलवारी का एम ए लिंक कर सकते हो, है ना, महलवारी। सो दैट वे यू कैन लिंक एंड रिमेंबर दिस। कहाँ कहाँ पे? नॉर्दर्न पोर्शन, नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन। सो वी हैव नॉर्थ वेस्ट इन NWFP है, पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, जो विलेज होता था ना कोई भी, उसको महल बोलते थे। that was recognized as a revenue unit and a collective landowner. So the entire village had to collect their revenue and then submit it to the British authorities. ठीक है, and periodic revision होता था, so this is common in all of these three four in fact. Then early revenue was set at 66% and later to 50%, so again extremely high revenue। ठीक है, it introduced varying rents based upon the different soil types, तो based upon different soils there are different rents, so this also you need to remember कि महलवारी सिस्टम, जैसे पंजाब वगैरह में दे हैड वेरी फर्टाइल सॉइल। ठीक है, तो फर्टाइल सॉइल के लिए दे डिमांड हायर रेंट, हायर सॉरी रेवेन्यू जो भी, है ना, एज कम्पेयर टू नॉर्मल ज़मीन। ठीक है, सो बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल्स द रेंट्स वेरीड। देन जो विलेज का हेडमैन होता था, नंबरदार, ही वॉज इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग एंड पासिंग ऑन द रेवेन्यू टू द ब्रिटिशर्स। ठीक है, सो दिस इज अगेन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। नंबरदार रहता था विलेजेस में, he was the one responsible for doing everything. Then it led to a heavy burden on the entire village, even in bad years of harvest. So all of these systems were quite exploitative. ठीक है, नाउ विल लुक एट। ठीक है, तो ये हमने देख लिया लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, ब्रिटिश के लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। सो वील डू दीज क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो क्या क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, विद रेफरेंस टू द रेवेन्यू कलेक्शन बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, consider the following statements. Under the Riotwari settlement of revenue collection,
The peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvest or natural calamities. So this is wrong. They were never considerate about Indian problems. ठीक है, तो ये गलत हो गया. Under the permanent settlement in Bengal, if the zamindar failed to pay his revenues to the state on or before the fixed date, he would be removed from his zamindari. This is correct. On or before लिखा है. हाँ हाँ ठीक है, सही है सही है. ठीक है, so this is a correct statement. ठीक है, सो द लैंड वॉज ऑप्शन ऑफ अगर वो ही इज़ अनेबल टू पे द रेंट. ठीक है, सो ऑप्शन आंसर क्या आएगा, टू ओनली, बी. नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज और वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रायटवारी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. क्या क्या नाम दिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रायटवारी का बताना है हमको. सो इट वॉज थॉमस मुनरो एंड कैप्टन अलेक्जेंडर रीड. ठीक है, सो 2 and 3 ओनली होना चाहिए आंसर, ऑप्शन सी. ठीक है, सो दीज वाज सिंपल, फेयरली सिंपल क्वेश्चंस है ना. नाउ वील मूव टू ट्रेड एंड एग्रीकल्चर इन ब्रिटिश इंडिया. ठीक है, सो ट्रेड एंड एग्रीकल्चर इन ब्रिटिश इंडिया वर प्राइमरली रीशेप्ड टू मीट द कॉलोनियल नीड्स. ठीक है, सो एक्सट्रैक्टिव पॉलिसीज थी उनकी, सो दे वर ओनली concerned with themselves. ठीक है, तो they made policies which helped them only, है ना. Thus, there was a lot of commercialization of agriculture which took place during that time. ठीक है, सो क्या होता था, दे यूज़ टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स टू ब्रिटेन और फिर वहाँ से फिनिश गुड्स दे यूज़ टू ब्रिंग बैक टू इंडिया. फिर दिस लेड टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ. ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बारे में देखते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. So on major rivers Ganga, Indus, Brahmaputra, they were used to move troops and bulk goods efficiently. ठीक है, supplementing canals like the Ganga canal for irrigation transport इसके लिए use करते थे. Then they were integrated with a lot of ports, Calcutta, Bombay, Madras ports to export raw materials and import finished goods. Then railways का जो idea था, it was backed by Lord Hardinge. So this is very important to remember. किसने, हार्ड. रेलवेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना, पूरा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर. तो लॉर्ड हार्ड लोगों ने पूरा हार्ड काम ख़त्म करा, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू स्टार्ट रेलवेज, है ना. पूरा यू हैव टू ले डाउन अ नेटवर्क ऑफ रेल, क्या होता है ये, रेलवे लाइंस और ये सब करना पड़ता है. ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. प्राइवेट कंपनीज वर परमिटेड, सो फॉर इम्पीरियल एंड मिलिट्री सिक्योरिटी. ठीक है, फिर रेलवे मिनट बाय लॉर्ड डलहौजी आया था 1853 में. इट वॉज अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एक्सपेंशन. कोर मोटिव्स क्या थे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन, मिलिट्री मोबिलिटी, ऑल ऑफ दीज. ठीक है, तो क्या नाम क्या है, रेलवे मिनट बाय लॉर्ड डलहौजी, है ना, 1853. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्या नाम है, रेलवे मिनट, है ना. डलहौजी से लिंक करना है. देन पॉलिसी फ्रेमवर्क वो ये सब था इसमें. कंस्ट्रक्शन मॉडल क्या था, ब्रिटिश कैपिटल प्लस गारंटीड 5% रिटर्न वुड बी गिवन एंड लॉसेस वर टू बी बॉर्न बाय एज एक्सपेक्टेड इंडियन रेवेन्यूज़. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, ये भी इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन वॉज फ्रॉम बॉम्बे, दैट इज़ बोरीबंदर टू थाने. दिस यू कैन रिमेंबर, क्योंकि बॉम्बे में रेलवेज का काफ़ी, इट इज़ वेरी पॉपुलर. तो फ्रॉम बॉम्बे टू थाने वी हैड द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन का सिस्टम. कितना था, 34 किलोमीटर्स का लेंथ था. ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ, रॉ मटेरियल कॉरिडोर्स बना दिया था इनको, रेलवेज को. तो कॉटन फ्रॉम डेक्कन, जूट फ्रॉम बंगाल, कोल फ्रॉम रानीगंज, ऑल ऑफ दीज वर लिंक्ड टू पोर्ट्स एंड इनको लिंक कैसे किया था, रेलवे लाइन्स से. ठीक है, देन एक्वर्थ कमेटी एक आई थी, दे रिकमेंडेड स्टेट कंट्रोल ओवर द रेलवेज. ठीक है, और सेपरेट रेलवे बजट वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन 1924. सो दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू नो, क्या नाम है, एक्वर्थ. किस लर्न करेंगे, एक्ट से. एक्ट आपने देखा होगा, काफ़ी सारी मूवीज़ में एक्टिंग होती है ना. मूवीज़ में एक्टिंग में दे यूजुअली यूज़ ट्रेन एज अ प्रॉप. ठीक है, तो ट्रेन्स को हम लोग मूवीज़ में यूज़ करते हैं, तो वैसे यू कैन रिमेंबर एक्वर्थ कमेटी ट्रेन से रिलेटेड है, रेलवे से रिलेटेड है. ठीक है, तो बस इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है. आइडिया किसका था, लॉर्ड हार्डिंज का.
लॉर्ड डलहौजी का एक मिनट था, रेलवे मिनट, विच वॉज प्राइमरली एम्ड एट, मतलब ओवरऑल थोड़ा आइडिया दिया था उन्होंने कि कैसे द इंटायर सिस्टम शुड वर्क. फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन वॉज फ्रॉम बॉम्बे टू बोरीबंदर, बॉम्बे में बोरीबंदर टू थाने. ईयर क्या था? 1853. दिस ईयर यू नीड टू रिमेंबर. सो दिस इज जब रेलवे मिनट आया लॉर्ड डलहौजी का, उसी टाइम पे दिस हैड ऑल्सो कम. सो दिस इज 1857, जो हमारा वो हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857, उससे 4 साल पहले. ठीक है, तो दैट यू नीड टू रिमेंबर. और इसके अलावा एक्वर्थ कमेटी भी था एक, है ना, that they had recommended state control over the railways. Next we'll look at the postal services. ठीक है, postal services posts were opened to the public by Warren Hastings, है ना, वॉरेन हेस्टिंग वही शुरू वाले गवर्नर जनरल. देन इट दे शिफ्टेड फ्रॉम कंपनी करस्पॉन्डेंस टू स्टेट रेगुलेटेड पोस्टल सर्विस. देन लॉर्ड डलहौजी थे, वो भी फिर से उनको क्या बोलते हैं, लॉर्ड ऑफ नहीं, फादर ऑफ मॉडर्न पोस्टल सिस्टम डलहौजी को बोलते हैं. ठीक है, and he had introduced the Post Office Act of 1854. He centralized the Director General of Posts and created in 1854. The uniform postage rate was introduced. That was half an anna per letter. है ना, postage rate इतना था irrespective of the distance. Postage stamps were issued for the first time. क्या था? Signed doc, है ना, 1854 में. A fragmented system was transformed into a unified, efficient, and revenue generating national postal network. So, Lord Dalhousie is considered to be the father of modern postal system, and it was actually under Warren Hastings. वो जल्दी जल्दी काम करते थे hastily, तो उन्होंने बोला जल्दी जल्दी मेरे को मैसेजेस पहुंचाने हैं. ठीक है, सो पोस्ट शुड बी ओपन टू द जनरल पब्लिक ऑल्सो. ठीक है, हेस्टिली सब कुछ काम होना चाहिए, है ना. एंड सिमिलरली लॉर्ड डलहौजी, तो हाउस हाउस अगर हम लोग हाउस में रहते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए, चीज़ें चाहिए रहती है. वी रिक्वायर रेलवेज टू ट्रैवल, है ना, तो ही हैड द रेलवे मिनट. देन वी ऑल्सो रिक्वायर पोस्ट इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद आर, जिससे भी कम्युनिकेट करना है. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट है, ये याद कर लेना, पोस्टेज स्टैम्प्स, सेंड डॉक. लेट मी जस्ट चेक व्हाट एग्जैक्टली दिस इज. ये मेंशन है सेंड डॉक के बारे में. सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन जुलाई 1 1852 बाय सर बार्टले फ्रेयर, है ना, तो बांटले ऐसे कर लो कि बांटले. स्टैम्प का प्राइस बहुत ज़्यादा है तो बांट के यू कैन टेक अ स्टैम्प. ठीक है, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस. सर बार्टले फ्रेयर ने लाए थे इन द सिंध प्रोविंस, and it was Asia's first adhesive postage stamp and a pioneer in Indian political history, postal history. ठीक है, नाम क्या है? सिंध डॉक. ठीक है, सो डू रिमेंबर द नेम. नेक्स्ट टेलीग्राफ देख लेते हैं. सो दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टेलीग्राफ लाइन, सॉरी, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टेलीग्राफ लाइन वाज लेड डाउन फ्रॉम कैलकाटा टू डायमंड हार्बर इन 1850. ठीक है, सो 1850 मतलब 7 years बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857. ठीक है, तो कहाँ से? कैलकाटा से डायमंड हार्बर, वहीं पे है डायमंड हार्बर, हुगली वगैरह साइड पे, तो उधर से यहाँ तक फर्स्ट टेलीग्राम लाइन वाज लेड डाउन. इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड अगेन बाय लॉर्ड डलहौजी इन 1852. तो देखो, ऐसा हम लोगों को लगता है कि यार लॉर्ड डलहौजी ऐसे बेकार सा कोई पर्सन था, बट एक्चुअली ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क. ठीक है, तो रेलवेज भी, पोस्ट भी, और नाउ टेलीग्राम भी, टेलीग्राफ. ठीक है, ऑल ऑफ दीज वर डन बाय लॉर्ड डलहौजी. देन फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन ओपन कैलकाटा से आगरा के बीच में 1854 में. देन जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, वेट अ सेकेंड, हाँ, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, जो टेलीग्राफ केबल जो थे, टेलीग्राफ lines or which had been laid down, they allowed rapid troop mobilization and coordination, and that is why the Britishers were able to coordinate well and stamp down the entire revolt, whereas हमारा इंडियंस में there was a lack of coordination. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट फुल टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ तक था? कैलकाटा टू आगरा. ठीक है, सो दैट इज़ वेस्ट बंगाल टू यूपी, है ना, एंड विच ईयर? 1854. ठीक है, 3 years बिफोर
the revolt of 1857. um, उसके बाद this telegraph was also considered to be a tool of imperial surveillance and administrative control. ठीक है. Now we look at the commercialization of agriculture. Before that this कोई questions, हाँ questions नहीं बचे ना. ठीक है, next देख लेते हैं. Commercialization of agriculture. So commercialization of agriculture refers to the shift from subsistence farming to मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन. ठीक है, पहले क्या होता था, सबसिस्टेंस फार्मिंग करते रहते थे सब लोग. अभी क्या करने लग गए, मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने. इट वॉज ड्रिवन बाय ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज रूरल इकोनॉमी एंड एग्रेरियन रिलेशंस. ठीक है. नाउ वी विल डू दीज क्वेश्चंस आफ्टर वी हैव रेड द थ्योरी. ठीक है. सबसे पहले कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में देख लेते हैं. सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या रहेगा, मार्केट, और पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, मतलब कि यू आर जस्ट फार्मिंग ओनली इनफ दैट कैन सस्टेन यू एंड योर फैमिली. ठीक है. सो मैं फार्मर हूँ तो मैं बस उतना ही ग्रो कर रही हूँ जिससे मेरा घर का काम चल जाए. दैट इज़ सब्सिस्टेंस फार्मिंग. देन मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन क्या है, फॉर मार्केटिंग पर्पसेस, है ना. कैश क्रॉप्स वगैरह ग्रो करना स्टार्ट कर दिया अंडर ब्रिटिशर्स. कैश क्रॉप्स की एग्जांपल क्या क्या है, कॉटन, जूट, इंडिगो, रबर, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, इन सब जिनके प्लांटेशंस बनते हैं ना, उन सब की बात हो रही है. 19th सेंचुरी में देयर वाज an acceleration of agriculture, especially commercial agriculture, primarily because of the development of railways, ports, telegraph and imperial integration as well. ठीक है. नाउ वी लुक एट इंडिगो कल्टिवेशन. सो फॉर्म्स क्या थे, निज कल्टिवेशन वे प्लांटर्स यूज टू कंट्रोल द लैंड एंड हायर्ड लेबर्स. ठीक है. एंड प्लांटर्स यूज टू कोर्स द peasants into contracts to supply indigo through village headmen एंड कैश एडवांसेस. तो कॉन्ट्रैक्टर्स रहते थे, निज कल्टिवेशन भी बोलते हैं इसको. डू रिमेंबर द नेम, निज, नीला, नीला से इंडिगो, है ना, निज, नीला. ठीक है. देन ये वो या तो एक उनका लैंड ही कंट्रोल कर रहे हैं या हायर करा हुआ है लेबरर्स को. अदर देन दैट दे यूज टू कोर्स द पेजेंट्स टू give them a specific amount of indigo, supply them a specific amount of indigo in a given time period. ठीक है. सो ये भी होता था. पॉलिसीज़ क्या थे, प्लांटर्स यूज्ड थ्रेट्स, वायलेंस, लीगल प्रेशर एक्सेट्रा टू इन्फोर्स इंडिगो कल्टिवेशन. फिर दादन था, दादन एडवांसेस एट हाई इंटरेस्ट वर गिवन विच कॉज्ड परपेचुअल इंडेटेडनेस. तो ये इंपॉर्टेंट है, वो लोग एडवांस देते थे कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, यू कल्टिवेट इंडिगो एंड देन वी विल गिव यू द रेस्ट ऑफ द मनी. नाउ जो ये दादन एडवांस देते थे इन ऑर्डर टू गेट द सीड्स और वट एवर इज़ यूज टू ग्रो इंडिगो, दीज यूज टू बी वेरी हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन्स होते थे ये. ठीक है. एंड दैट हैड लेड टू वेरी हाई इंडेटेडनेस. ठीक है. हाउ विल यू रिमेंबर द नेम, दादन, कि दे इसको लोन दे दे, इट इज़, हम लोग इसमें बहुत इंटरेस्ट लगाएंगे. ठीक है. तो ये ऐसे अपने आप में डिस्कस कर रहे हैं कि दे दो लोन, ये पुअर फार्मर को दे दो लोन, दे लोन, हम बहुत इंटरेस्ट लगा के वील अर्न मनी फ्रॉम हिम. ठीक है. ऐसे करके ये दे वर प्लानिंग. ठीक है. तो ये ऐसे लर्न कर सकते हो. इंडिगो वॉज ग्रोन ऑन फर्टाइल लैंड एंड सॉइल एग्जॉशन लेड टू फूड स्केर्सिटी. ठीक है. फिर ये पता होना चाहिए कि फूड स्केर्सिटी भी हो गया था इंडिगो कल्टिवेशन की वजह से, है ना. अपार्ट फ्रॉम दैट colonial courts and administration they favored European planters and this all of this led to the indigo revolt of 1859-1860. तो एक बार जो रिवोल्ट ऑफ 80 अपना 1857 ख़त्म हुआ तो उसके बाद ही वी हैड द इंडिगो रिवोल्ट. ठीक है. सो दिस इज़ वेरी फेमस and important for the examination and we'll read about this later also. peasant और tribal movements में पढ़ेंगे इसके बारे में. ठीक है. इंडिगो रिवोल्ट, है ना. तो कब का है, 1859, दैट इज़ 1857 रिवोल्ट के बाद का. ठीक है. और इसके बाद में आफ्टर द इंडिगो रिवोल्ट द इंडिगो एक्ट वाज ब्रॉट इन 1862. ठीक है. विच एंडेड कंपल्सरी इंडिगो कल्टिवेशन. सिंस वैसे 1857 में बड़ा रिवोल्ट हो गया था, उसके बाद दे वर ट्राइंग टू प्लेकेट द इंडियंस, है ना. सो दैट इज़ वाई दे ब्रॉट द इंडिगो एक्ट ऑफ 1862 जहाँ पे कंपल्सरी इंडिगो कल्टिवेशन वॉज
ended. ठीक है. Planters moved to Champaran, Bihar to continue indigo cultivation under new arrangements. ठीक है, तो काफ़ी लोग चंपारण बिहार में चले गए एंड दैट इज़ हाउ चंपारण सत्याग्रह टुक प्लेस. ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी वॉज ऑल्सो प्रेजेंट, है ना. 1917 में हुआ था ये. और एडवर्ड गेट कमेटी बनाया था who examined the grievances of the चंपारण फार्मर्स. जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे उनकी ग्रीवेंसेस को स्टडी करने के लिए एडवर्ड गेट कमेटी. ठीक है, लर्न कैसे करेंगे? एडवर्ड गेट, तो गेट से लर्न कर लो कि चंपारण के गेट से वो लोग उनको बाहर निकालना चाह रहे थे, विलेजर्स. ठीक है, ये इंडिगो ट्रेडर्स को. ठीक है, तो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. एंड this committee in fact had exposed that a lot of exploitation of the farmers was happening, है ना. Then this indigo cultivation ended by early 20th century due to the discovery invention of cheaper synthetic dyes. ठीक है, so they moved बाद में 20th century जो वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पे दे मूव्ड टू सिंथेटिक डाइज, है ना. इंडिगो फिर बंद कर दिया था कल्टीवेशन ज़्यादा स्केल पे. ठीक है. Next है trade pattern during British India. So India was reduced to a supplier of raw material and market for British manufacturers. ठीक है, एक्सपोर्ट क्या क्या करते थे हम लोग? वी यूज टू एक्सपोर्ट रॉ कॉटन, जूट, इंडिगो, टी एंड कॉफ़ी. ठीक है, कॉफ़ी भी कर रहे हैं एक्सपोर्ट. ठीक है, टी भी कर रहे हैं, है ना. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड था. यूरोपियन यूज टू कंट्रोल द इंटायर ट्रेड. सिल्क भी कर रहे थे, स्पाइसेस कर रहे थे, ऑयल सीड्स, सॉल्ट पेट्री. सो ऑयल सीड्स वर ऑल्सो बीइंग एक्सपोर्टेड. नहीं तो ऑयल सीड्स का अभी भी देयर इज़ अ स्कैरसिटी बट स्टिल दे वर ऑल्सो बीइंग एक्सपोर्टेड. फिर सॉल्ट पेट्रे, ओपियम वॉज ऑल्सो बीइंग एक्सपोर्टेड. ठीक है. एंड जो बंगाल टू चाइना का एक मेजर रेवेन्यू लिंक था ये ओपियम की वजह से, एंड दिस हैड लेड टू द ओपियम वॉर्स. सो डू रिमेंबर दिस. बंगाल चाइना मेजर रेवेन्यू वॉज ओपियम एंड इट लेड टू द ओपियम वॉर्स. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं इम्पोर्ट्स. सो कॉटन टेक्सटाइल्स, है ना, लैंकाशायर वगैरह में, वहाँ से दे यूज टू इम्पोर्ट फुली मतलब मैन्युफैक्चर्ड कॉटन टेक्सटाइल्स. तो रॉ मटेरियल भेजते थे और फिर फिनिश गुड्स वर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया. देन वुलन्स, मशीनरी, है ना, मशीनरी वॉज ब्रॉट इन, रेलवे इक्विपमेंट वॉज इम्पोर्टेड. ठीक है. फिर कॉटन का क्या है? सिविल वॉर 1861 से 65 के बीच में जो हुई थी उसमें कॉटन बूम हुआ था एंड एग्रीकल्चरल कमर्शलाइजेशन ऑफ कॉटन हैपेंड इन डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया. ठीक है. देन टेक्सटाइल्स. सो ब्रिटिश इम्पोर्ट्स डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडलूम्स और उससे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपेंड बिकॉज फिनिश गुड्स ला रहे थे बाहर से, है ना. तो इंडियन हैंडलूम्स वगैरह हैं, जो खादी वगैरह है, दैट गॉट वेरी, वो एक तो थोड़ा कॉस्टली था, सो इट लॉस्ट द मार्केट्स, है ना. सो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया पूरा उसका. नेक्स्ट है लेबर रिलेटेड लेजिस्लेशन इन ब्रिटिश इंडिया. सो फर्स्ट वील डू द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, देन वील मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? इंडिगो कल्टिवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड by the beginning of 20th century because of which of the following? इंडिगो कल्टिवेशन डिक्लाइन क्यों हुआ था हमें पूछ रहे हैं. पेजेंट रेजिस्टेंस टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स. अच्छा, फिर इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी. हाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर क्योंकि सिंथेटिक डाइज आ गए थे, है ना. सो द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट है इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th century was which of the following? इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स. नहीं, उल्टा हो गया था इनफैक्ट. ग्रोथ इन नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज, ये भी नहीं हुआ. कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हो गया था. एंड रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, ये भी नहीं हुआ. इनका उल्टा हो गया था. रूरल देखो, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो मोस्ट पीपल स्टार्टेड टू मूव बैक टू रूरल एरियाज. ठीक है. सो आंसर विल बी सी. नेक्स्ट है द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट by the English East India Company from Bengal in the middle of 18th century were which ones? एक्सपोर्ट क्या क्या करते थे फ्रॉम बंगाल? रॉ कॉटन, ऑयल सीड्स एंड ओपियम. हाँ, ओपियम तो करते हैं, ये हमें पता है. ठीक है, तो वील इसको कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या. कॉटन, देखो बंगाल में
कॉटन नहीं है, कॉटन कहाँ होता है, ब्लैक सॉइल में। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं शुगर, सॉल्ट, जिंक, लेड, ये सब जिंक वगैरह कहाँ पे है, बंगाल में नहीं है, वो छोटा नागपुर साइड मिलेगा आपको। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, गोल्ड वगैरह नहीं है बंगाल में। देन कॉटन, सिल्क, सॉल्ट, पेट्रे एंड ओपियम, हाँ दिस इज करेक्ट। ठीक है, ऑयल सीड्स का नहीं है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, सो इसमें वही आपको थोड़ा अंदाज़न लगाना पड़ेगा कि एटलीस्ट ओपीएम आपको पता है, सो यू हैव नैरोड डाउन टू ऑप्शंस। उसके अलावा ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स आपको लगता है बंगाल में ग्रो होते हैं कि सॉल्ट पेट्रो, सॉल्ट पेट्रो इज मोर इजली फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो सॉल्ट पेट्रो लुक्स लाइक अ बेटर ऑप्शन, सो दैट विल बी द आंसर। ठीक है, वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक नाउ, लेबर रिलेटेड लेजिस्लेशंस इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो लेबर लॉज इन ब्रिटिश इंडिया डेवलप्ड स्लोली to regulate factory work and industrial relations under colonial rule. From the Factories Act of 1881 onwards, legislation addressed child labor, working hours, wages, trade unions, ये सब, often under pressure from labor movements. ठीक है, तो क्या है, फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 के बाद से दिस स्टार्टेड बिकमिंग इम्पोर्टेंट ना, इसके बारे में वील स्टडी एंड देन डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले क्या है, वी आर लुकिंग एट लेजिस्लेशन और उनके की जो चीज़ें थी उसके अंदर, सो दीज ऑल ऑफ दीज एक्ट्स आर इम्पोर्टेंट, है ना, सो वील स्टार्ट रीडिंग दीज। सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1881। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर द ईयर ऑल्सो। तो इसमें आप देख रहे हो एवरी 10 to 20 years वन एक्ट इज़ कमिंग, तो उसको पहले देख लेते हैं ईयर्स को। सबसे पहले क्या आया, फैक्ट्रीज एक्ट इन 1881। ठीक है, उसके बाद में फैक्ट्रीज एक्ट आया 10 years लेटर 1891 में। ठीक है, उसके बाद में 20 साल बाद 1911 में एक और फैक्ट्रीज एक्ट आया। ठीक है, उसके बाद में और कोई फैक्ट्रीज एक्ट है क्या, नहीं, इतने ही है। नाउ वी हैव अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज एक्ट वी हैव वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट इन 1923, दैट इज़ 12 years लेटर, है ना। उसके बाद ट्रेड यूनियन एक्ट आया 3 साल बाद इसी के, और फिर ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट आया 1929 में। ठीक है, फिर रॉयल कमीशन ऑन लेबर केम इनटू बीइंग, और फिर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट इन 1936। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग करते हैं फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1881, इट अप्लाइड ओनली टू फैक्ट्रीज यूजिंग पावर, है ना। और चाइल्ड लेबर रेगुलेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 7 years ऑफ एज वॉज प्रोहिबिटेड, वर्किंग आवर्स ऑफ चिल्ड्रन वर लिमिटेड। ठीक है, it did not apply to British owned tea and coffee plantations. It marked the beginning of state intervention in labor conditions. ठीक है, नैरो स्कोप था इसका काफ़ी, प्राइमरली सिम्बॉलिक स्कोप वॉज देयर एंड लिमिटेड इन्फोर्समेंट एंड कवरेज वॉज देयर ऑल्सो। इम्पॉर्टेंट फिगर्स क्या थे इससे रिलेटेड, इट वॉज SM बंगाली एंड NM लोखंडे। ठीक है, देखो इसमें कैसे लर्न, क्या क्या लर्न करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल you need to remember that only the factories having power were नहीं पे applicable था फैक्ट्रीज एक्ट। ठीक है, सेकेंडली एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 7 years वॉज प्रोहिबिटेड, अभी कितना है 14 years का एज रहता है ना। देन वर्किंग आवर्स ऑफ चिल्ड्रन वर लिमिटेड, देन इट डिड नॉट अप्लाई टू ब्रिटिश ओन्ड टी और कॉफ़ी प्लांटेशंस पे, इट वॉज नॉट अप्लाइंग। सो दिस इज वन स्टेटमेंट दे कैन आस्क इन द क्वेश्चन। ठीक है, then it marked the beginning of state intervention in labor conditions. नैरो स्कोप था, प्राइमरली सिम्बॉलिक था। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि इम्पॉर्टेंट फिगर्स वर SS बंगाली एंड NM लोखंडे, सो विल बी लर्निंग अबाउट देम लेटर ऑन एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1891 विच केम आफ्टर 10 years। यहाँ पे क्या हुआ था, चाइल्ड लेबर रेगुलेशन वॉज डन, सो मिनिमम एज वॉज रेज्ड फ्रॉम 7 years to 9 years। ठीक है, एंड अपर एज ब्रैकेट वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम 12 years to 14 years। ठीक है, चिल्ड्रन का वर्किंग आवर्स वर रिड्यूस टू 7 hours पर डे। ठीक है, विच इज़ क्वाइट अ लॉट एक्चुअली, है ना। देन वुमेन का वर्किंग आवर्स वर फिक्स एट 11 hours पर डे। ठीक है, so that is 4 hours more than a kid. Then weekly holiday was introduced for the first time, weekly holiday।
देन मेंस वर्किंग आवर्स रिमेन्ड अनरेगुलेटेड, तो उनसे तो बहुत काम कराते थे. देन दिस अप्लाइड टू फैक्ट्रीज यूजिंग पावर, है ना, जो वही सेम एज बिफोर. एंड इट एक्सक्लूडेड ब्रिटिश ओन्ड टी एंड कॉफी प्लांटेशंस. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो. नेक्स्ट वी हैव फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1911. सो दिस केम आफ्टर 20 years. यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम दे रेगुलेटेड द वर्किंग आवर्स ऑफ अडल्ट मेल्स एज वेल. ठीक है, तो मैक्सिमम कितना कर दिया, 12 घंटे, 12 hours पर डे वॉज मैक्सिमम. ठीक है, एंड दैट वाज रिड्यूस्ड टू अराउंड 11 hours पर डे बाय द 1922 वाला अमेंडमेंट. सो आफ्टर अगेन आफ्टर 10 to 11 years one more amendment came, and with that amendment this number of hours was further reduced. ठीक है, then child labor safeguards were strengthened. Then it extended coverage हो गया था to seasonal factories as well. So this is also important that even seasonal factories were included now. Then broader scope, this had a broader scope as compared to the 1881 and 1891 Act. So that is very natural. ठीक है, बढ़ रहा है उससे तो they will be having a broader scope. नेक्स्ट एक्ट क्या है, वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट ऑफ 1923. ठीक है, सो दिस वाज अगेन बिल्ट अपॉन अर्लियर लॉज, है ना. तो क्या क्या लॉज हैं, कंपनसेशन एक्ट ऑफ 1884 था पहले उस पे, और फेटल एक्सीडेंट्स एक्ट ऑफ 1885. on both of these this act was modeled around. ठीक है, तो क्या क्या है, how will you remember this. 1885 में what had happened, INC was formed, Indian National Congress was formed. ठीक है, in 1885. सो उससे लिंक कर लो कि कॉम्पनसेशन. ठीक है, तो कांग्रेस कॉम्पनसेशन कर लो, है ना. सो कॉम्पनसेशन एक्ट ऑफ 1884 एंड फेटल एक्सीडेंट्स एक्ट ऑफ 1885. सो इसमें होता क्या है, बेसिकली उसी से ये इंस्पायर होके दे हैव मेड द वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट ऑफ 1923. इसमें कॉम्पनसेशन वॉज पेएबल टू वर्कर्स फॉर इंजरी और डेथ अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, दिस इस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रिक्ट नो फॉल्ट लाइबिलिटी, एंड नो फॉल्ट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी था. द एम्प्लॉयर वॉज लाइबल विदाउट प्रूविंग नेग्लिजेंस. ठीक है, सो विदाउट इवन प्रूविंग द देयर ओन नेग्लिजेंस दे वुड बी लाइबल. ठीक है, देन वो ये याद रखना है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट नो फॉल्ट लाइबिलिटी था. Then it considered specified, it covered specified employments, and cash compensation was offered and standardized by depending upon the schedules. Agricultural labor was excluded from the act's coverage. So this is also important. कि अगर if you are doing agriculture and then you receive some injury or something, then you won't be liable for any compensation. ठीक है, सो यहाँ पे बस वही कर रहे हैं पावर वाली इंडस्ट्रीज़ को. ठीक है, तो ये याद रखना है, इट एस्टैब्लिश्ड स्ट्रिक्ट नो फॉल्ट लाइबिलिटी. सो एम्प्लॉयर वाज लाइबल विदाउट प्रूविंग नेग्लिजेंस. ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेड यूनियंस एक्ट ऑफ 1926. सो दिस केम 3 years आफ्टर द वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट. तो ये 1920s में ही आए हैं मेजर एक्ट्स. ठीक है, तो ये याद रखना है आपको. देन ट्रेड यूनियंस एक्ट ऑफ 1926. तो जो ट्रेड यूनियंस थे दे वर लीगलाइज्ड एंड रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर देम. ठीक है, तो ट्राई टू रिमेंबर दिस दैट ट्रेड यूनियंस वर लीगलाइज्ड अंडर दिस, है ना. And the registration frameworks were established. It registered the trade unions and granted them limited immunity. ठीक है, तो ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करना स्टार्ट कर दिया. देन दे फ्रॉम सिविल लाइब अच्छा रुको, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस जो थे ना उनको लिमिटेड लाइबिलिटी था एक तो, सॉरी, दे वर ग्रांटेड लिमिटेड इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल लाइबिलिटी इन ट्रेड डिस्प्यूट्स एंड फ्रॉम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस इन लेजिटिमेट यूनियन एक्टिविटीज़. ठीक है, तो इन चीज़ों के अगेंस्ट दे आर इम्यूनिटी. ये एक तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगे उनके अगेंस्ट इन केस दे आर कैरिंग आउट सम लेजिटिमेट वर्क, लेजिटिमेट ट्रेड यूनियन एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी चार्जेस नहीं लगेंगे. एंड सिविल लाइबिलिटी
won't be applicable in case of trade disputes. ठीक है, so this is also very important. Next है, it provided rules on management, funds and office bearers. No explicit right to strike was conferred. ठीक है, so this is also important to know, remember कि right to strike नहीं देंगे, obviously the Britishers won't be giving any such right. ठीक है, तो वो ऐसे लोन हो जाएगा, है ना। और what else, ये फ्रॉम सिविल, हाँ, सिविल लाइबिलिटी एंड ट्रेड डिस्प्यूट से उनको इम्यूनिटी थी, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चार्जेस से भी दे आर इम्यूनिटी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1929, है ना। सो दिस रिस्ट्रिक्टेड द स्ट्राइक्स विदाउट एनी प्रायर नोटिस। ठीक है, तो कोई स्ट्राइक हो रहा है विदाउट प्रायर नोटिस, दैट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड अंडर द ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट। Sympathetic and general strikes were curtailed. Major worker grievance था ये, and government was empowered to prohibit strikes in certain circumstances. ठीक है, adjudication mechanism was also introduced under this act, है ना। तो क्या क्या बना दिए थे, they had a court of inquiry, board of conciliation and industrial tribunals for dispute resolution। ठीक है, तो क्या क्या नाम है, एक तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, दो टाइप के कोर्ट हैं, एक तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और एक ट्रिब्यूनल है, उसके अलावा देयर इज़ अ बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन एज वेल। ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस यू नीड टू रिमेंबर प्रॉपर्ली, है ना। ये हो गया। इट एम्ड टू प्रिवेंट डिस्ट्रप्शन ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रप्शन होता है प्रोडक्शन का, उसको प्रिवेंट करने का एम था ड्यूरिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नाउ वील मूव टू द, ये बस वही है कि स्ट्राइक्स वगैरह को प्रिवेंट करा, और कुछ भी डिस्प्यूट होगा उसके लिए देयर इज़ एन एडजुडिकेशन मैकेनिज्म विच वाज ब्रॉट इन। ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट में उनको रजिस्टर कर दिया एंड दे वर प्रोवाइडेड सम इम्यूनिटीज़। वर्कमेंस कॉम्पनसेशन में उनको कॉम्पनसेशन की बात करी, है ना, इन केस ऑफ सम एक्सीडेंट। ठीक है, एंड व्हाट एल्स, बस इतना। ठीक है, नेक्स्ट है रॉयल कमीशन ऑन लेबर। दिस वाज फ्रॉम 1929 टू 1931। इसको विटली कमीशन, वाइटली, विटली, जो भी बोलना है वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेबर, तो लेबर वाइट लोग नहीं करते हैं लेबर, है ना, ये हमको ही देते हैं ये सब काम करने को। ठीक है, तो वाइट वाइट लोग दे डू नॉट इंडल्ज इन लेबर, तो वैसे करके यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, वाइट पीपल डू नॉट इंडल्ज इन लेबर, तो रॉयल कमीशन ऑन लेबर वाइटली कमेटी था, कमीशन। दिस वॉज सेट अप टू कंडक्ट अ सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर के जो कंडीशन है ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है, तो उसका असेसमेंट करने के लिए था ये। पावर्टी इज आइडेंटिफाइड एज द फंडामेंटल कॉज ऑफ लेबर प्रॉब्लम्स। ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। British employers were criticized for exploitative wage practices, long working hours, and poor welfare standards as well. ठीक है, तो ब्रिटिश एम्प्लॉयज़ को क्रिटिसाइज़ किया था फॉर ऑल ऑफ दीज। देन इट प्रोवाइडेड द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन फॉर लेटर लेबर लेजिस्लेशन, स्पेशली द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ऑफ 1936। ठीक है, नाउ वी लुक एट द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ऑफ 1936, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस हैड मैंडेटेड टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉयज़। ठीक है, इट रेगुलेटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड द वेज डिडक्शंस, permitting only authorized deductions। ठीक है, सो दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि जो वेज डिडक्शंस थे उनको दिस रेगुलेटेड, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट रेगुलेटेड दोज, एंड इट अलाउड ओनली ऑथराइज्ड डिडक्शंस टू टेक प्लेस। ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट तो वेजेस से रिलेटेड है। ईयर कैसे लॉन्च करोगे, 1936 है, तो 3 को अगर इफ़ यू इन्वर्ट इट एंड राइट देन इट लुक्स लाइक डब्लू, तो उससे हो जाएगा वेजेस, है ना, डब्लू से वेजेस हो जाएगा। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर इट। उसके अलावा इट अप्लाइड टू एम्प्लॉयज़ ओनली बिलो अ स्पेसिफाइड वेज सीलिंग। ठीक है, सब एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं एप्लीकेबल था, ओनली सर्टन एम्प्लॉयज़ हु बिलोंग टू, मतलब हु वर बिलो अ सर्टन वेज सीलिंग, ओनली दोज, उनके लिए ही दिस वॉज एप्लीकेबल। ठीक है, नाउ ये हो गया। वील जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, हैव वी लेफ्ट आउट एनी, हाँ ये क्वेश्चन छोड़ा है ना, सो वील डू दिस क्वेश्चन एंड देन मूव फॉरवर्ड to the next topic. Consider the following statements. The Factories Act of 1881 was passed with the view to fix the wages of industrial workers and to allow workers to form trade unions. ठीक है, तो क्या बोला है, Factories Act of 1881 was to fix the wages
एंड अलाउ, ये तो गलत है, ट्रेड यूनियंस अलाउ ही नहीं करा था पहले शुरू शुरू में, ठीक है, सो दैट इज़ रॉन्ग। एन एम लोखंडे वॉज अ पायोनियर इन ऑर्गेनाइजिंग लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, दिस इज करेक्ट, ठीक है। सो एन एम लोखंडे एंड एस एस बैनर्जी, है ना, यहाँ पढ़ा था बंगाली, एस एस बंगाली एंड एन एम लोखंडे। तो कैसे लर्न करेंगे इनका नाम, देखो नाम लर्न कर लेते हैं। एन एम लोखंडे मतलब लोगों के हाथ, लोगों के हाथ कौन होता है, लेबर, ठीक है, लोगों का हाथ, हैंड, लोगों का हैंड, एंड दैट रिफर्स टू द लेबर, सो दे फॉट फॉर लेबर लॉस, है ना। और एस एस बंगाली भी लर्न करना है, तो बंगाली को ऐसे आप लर्न कर लो, बंगाली पीपल वर क्वाइट इन्वॉल्व, दे वर इंटेलिजेंट एंड दे वर इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ मतलब ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में। सो एस एस बंगाली वॉज द वन हु हैड प्लेड अ मेजर रोल व्हेन इट केम टू लेबर लेजिस्लेशंस, ठीक है, ये हो गया। सो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। We'll do this question after we have read the theory given below. क्या है, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स ऑफ 1939 to 1945। So the defense of India rules were enforced after नहीं, during the Second World War, है ना, and this was primarily to ensure, ये भी इंडस्ट्रियल उसमें ही आते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट वाली साइड में ही आएगा ये। So this was aimed to ensure uninterrupted industrial and wartime production, ठीक है। नहीं तो क्या होता कि हैड दिस नॉट बीन देयर, देन वही इंडस्ट्रियल, जैसे अगर कोई स्ट्राइक हो गया, ठीक है, सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विल गेट स्टेड, है ना, सो इट विल गेट डिसरप्टेड। सो उससे क्या होगा, उससे दे विल बी फेसिंग अ वेरी टफ सिचुएशन सिंस दे आर फाइटिंग अ वॉर, है ना। सो दैट इज वाई दिस वॉज ब्रॉट इन, सो इट वॉज इन्फोर्स ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू इंश्योर uninterrupted industrial and wartime production. It made strikes and lockouts illegal विदाउट अ स्पेसिफाइड नोटिस पीरियड, सो स्पेसिफाइड अगर कोई नोटिस पीरियड नहीं दिया है, विदाउट दैट वो स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स वुड बी डिक्लेयर्ड इलीगल, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट वॉज एम्पावर्ड टू रेफर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स टू कंपल्सरी कॉन्सिलिएशन एंड एजुकेशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एक तो क्या स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स को इलीगल कर दिया था ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, एंड गवर्नमेंट वॉज power to refer the disputes to ensure compulsory way, ताकि dispute हट जाए जल्दी से and the production is not hampered, ठीक है। सो ये याद रखना, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे वी हैड द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स ऑफ वही 1935 टू 1940, सॉरी 1939 टू 1945, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ क्रिटिक was done रिगार्डिंग ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, है ना। तो काफ़ी सारे हमारे जो स्कॉलर्स थे, इंडियन स्कॉलर्स, वो हैड नॉलेज अबाउट द इंटायर सिचुएशन, दे हैड क्रिटिक्ड द ब्रिटिशर्स, ठीक है, दे हैड रिटन अ नंबर ऑफ बुक्स, राइटिंग, स्पीचेस ये दिए थे इन ऑर्डर टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट द ब्रिटिशर्स और उनका जो खराब सी पॉलिसीज थी उनके अराउंड, ठीक है। So first of all, we look at दादाभाई नारोजी, फिर रोमेश चंद्र दत्त, जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड महादेव गोविंद रानडे, ठीक है। तो इनको देखते हैं, दादाभाई नारोजी को, ही हैड गिवन द फेमस ड्रेन थ्योरी इन हिज बुक पावर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। सो दिस बुक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ क्वाइट कॉमनली नोन, तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं लगेगा, ये सबको ही पता होता है ना। और ड्रेन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू हिम वेल्थ ड्रेन्ड वाया द होम चार्जेस, ठीक है। तो ट्रेड सरप्लस, सैलरीज, पेंशंस, रेमिटेंसेस, ऑल ऑफ दीज वर बीइंग पेड फ्रॉम इंडियाज रेवेन्यू, ठीक है। सो इवन दो द ऑफिशियल्स वर वर्किंग फॉर द ब्रिटिशर्स, दे वर बीइंग पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू, ठीक है। सो दिस रिजल्टेड इन द ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसको क्या बोलते थे वो लोग, होम चार्जेस बोलते थे, ठीक है। सो होम चार्जेस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन कितना हो रहा है, हाफ ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड वन थर्ड ऑफ द नेशनल सेविंग्स वॉज बीइंग ड्रेन्ड, सो इट वॉज अ वेरी बिग ड्रेन, ठीक है। रिजल्ट क्या था, ब्रिटेन वॉज गेटिंग इनरिच्ड whereas इंडिया वॉज गेटिंग इम्पावरिश्ड, ठीक है। सो ट्राई टू रिमेंबर दिस फिगर, वन
half of the government revenue was being drained, and plus one third of India's national savings were also being drained. ठीक है, सो दैट इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट, है ना। और होम चार्जेस में जाता था ये ज़्यादातर पैसा, है ना। और ट्राई टू रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक, और क्या है ये कंपोनेंट्स है होम चार्जेस के, दीज ऑल्सो यू शुड बी नोइंग। क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस ऑफ इंडिया ऑफिसेज इन लंदन, ठीक है। देन सैलरीज ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एट्सेट्रा, इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस इन प्लांटेशन, ठीक है, दिस वाज आल्सो टेकन फ्रॉम होम चार्जेस ओनली। फिर गारंटीड इंटरेस्ट ऑन रेलवेज, ठीक है, रेलवेज पे गारंटीड इंटरेस्ट वाज being given, that was also here only। फिर मिलिट्री और मरीन चार्जेस ये भी उससे ले रहे थे इंडियन रेवेन्यू से। डेट पेमेंट, डेट रीपेमेंट टू बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। देन डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स, ऑल ऑफ दीज वर बीइंग पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थिंकर कौन है, रोमेश चंद्र दत्त, ठीक है। ही वॉज द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, हाउ विल यू रिमेंबर द नेम, आर सी दत्त, है ना, आर सी दत्त, ठीक है। तो आर सी जो होते हैं हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उनसे लिंक कर लो इनको। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कई बार हिस्टोरिकल पैराग्राफ्स दिए होते हैं, है ना, हिस्ट्री पे बेस्ड पैराग्राफ्स होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, तो उससे यू कैन रिमेंबर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आर सी दत्त, ठीक है। एंड ही रोट अबाउट द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, दे क्रिटिसाइज्ड द एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेशन पॉलिसीज, ठीक है। उसके अलावा दे हाईलाइटेड द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स एंड हैंडलूम इंडस्ट्री। अकॉर्डिंग टू हिम रेलवेज एडेड इम्पोर्ट पेनिट्रेशन नॉट इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो वो रेलवेज से इम्पोर्ट पेनिट्रेशन और एक्सपोर्ट वाज आल्सो बीइंग प्रमोटेड, बट इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा था, ठीक है। और उन्होंने, ही वाज द वन हु हैड पॉइंटेड आउट दैट देयर वाज अ बिग डिक्लाइन व्हिच हैड अकर्ड इन द हैंडलूम इंडस्ट्री, and he also criticized the land revenue and taxation policies. Next we have G Subramanya Iyer, ठीक है। सो जी सुब्रमण्यम अय्यर का क्या बुक था, सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ही हैड आर्ग्यूड दैट colonialism नॉट ट्रेडिशन was the cause of backwardness। नहीं तो पहले लगता था कि यार ट्रेडिशनल सोसाइटी है, अंडर डेवलप्ड है, एंड दैट इज़ वाई वी आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, बट ही पॉइंटेड आउट कि नहीं, ये नहीं रीज़न है, द मेन रीज़न फॉर आर बैकवर्डनेस इज कोलोनियलिज्म, ठीक है। सो हाउ विल यू रिमेंबर द नेम, जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो सब से सम कर सकते हो, सो सम एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक, सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज रिटन बाय हिम, ठीक है। ही अपोज्ड फ्री ट्रेड एंड इंडिया वॉज रिड्यूस्ड टू अ नियर रॉ मटेरियल सप्लायर। फ्री ट्रेड में हो क्या रहा था, वी यूज टू सप्लाई अपना जो हमारा रॉ मटेरियल्स एट वेरी चीप रेट्स, ठीक है। तो वो तो कर रहे थे हम लोग सप्लाई, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वाज हैपनिंग, दे वर importing a lot of finished goods from UK to India and no duties were applied on that, ठीक है। तो क्या हो रहा था, वो भी बहुत चीप चीज़ें बन के आ रही थी, बिकॉज दे हैड प्रॉपर टाइप हैंडलूम इंडस्ट्रीज एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो उनको हैंडलूम इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत थी, तो उनका पूरा मशीनाइज्ड सिस्टम था, सो दे यूज टू मैकेनाइज्ड सिस्टम था, तो पूरा उनका प्रोडक्शन प्रोसेस वाज वेरी चीप, ठीक है। सो द एंड मटेरियल यूज टू बी वेरी चीप एज वेल, चीप इन द सेंस इनएक्सपेंसिव, ठीक है। तो हमारा जो इंडियन टेक्सटाइल्स थे, दे कुडंट compete विद देम, ठीक है। सो ही हैड प्रपोज्ड कि इससे अच्छा आप एटलीस्ट पुट सम, मतलब डू नॉट अलाउ फ्री ट्रेड, यू शुड पुट सम टैरिफ्स सो दैट हमारी इंडस्ट्रीज डू नॉट गेट अफेक्टेड। तो बट वो तो ये नहीं करेंगे, है ना, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट था ये सब करना ब्रिटिशर्स के, ठीक है। So he advocated for the protection of infant industries, as I already told you. He emphasized that non-agricultural industries should reduce monsoon dependence, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डिपेंडेंस अपॉन मानसून्स, ही emphasized that there should be मतलब people should try to foray into the non-agricultural sectors as well, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं महादेव गोविंद रानडे, एम जी रानाडे,
He had viewed India as as a dependent colonial economy in global capitalism. He had noted a shift towards plantation and raw material economy from a subsistence based economy. ठीक है, he warned against ruralization, agrarian pressure and economic helplessness. ठीक है, बस नाम याद होना चाहिए इनका, एज सच कोई बुक का नाम तो दिया नहीं है इधर, बस एम जी राना डे आप याद रखना, एंड ही हैड टॉक्ड अबाउट रूरलाइजेशन। ठीक है, तो राना डे से रूरल, आर से आर, है ना, रूरलाइजेशन के बारे में बात किया। ठीक है, ये हो गया। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अभी इसका एक क्वेश्चन बचा था, वी विल डू दैट फर्स्ट, है ना। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज वर इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ colonialism इन इंडिया? क्या क्या दिया है? दादा भाई नावरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड आर सी दत्त। सो ऑल ऑफ दीज थ्री had given an economic critique, so आंसर क्या रहेगा? ऑल थ्री। ठीक है, so that is all for this chapter. Thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. Thank you.